भी काम करने। So students, today we are going to start the hemolytic anemia. लेकिन सबसे पहले हीमोलिटिक अनीमिया का मतलब क्या होता है? हीमोलिटिक का मतलब होता है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का क्या मतलब होता है? कि आपके जो ब्यूटीफुल रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाना। अब ये जो ब्रेक डाउन है ना, ये बड़े रीजंस की वजह से हो सकती है। आपके सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकती है। ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकती है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकती है। बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकती है। आपकी स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी हो सकती है। कोई ऑटो एंटीबॉडी ब्लड सर्कुलेशन में है, तब भी हो सकती है। कोई ट्यूमर है, तब भी हो सकती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करते हैं ना, उनके अंदर भी हिमोलिसिस हो जाती है। बहुत ही माइनर है, मतलब माइनर अमाउंट के अंदर है, लेकिन कंटिन्यूसली रनिंग या ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग की वजह से भी हिमोलिसिस होती है। उसका रीजन अगर आप लोग पूछोगे तो उसका रीजन सिंपल सी बात है कि जो आपकी सोल है ना, इसके करीब ब्लड वेसल्स बहुत करीब होती हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली भागते रहोगे तो वो ब्लड वेसल्स ना कंप्रेस होती हैं। तो कंप्रेस होने के बाद जब वहां से ब्लड गुजरेगा तो वो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। इसलिए जब आप स्ट्रेनथ एक्सरसाइज करते हो ना, या जो एथलीट्स होते हैं, तो मोस्टली उनको, मोस्टली तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कभी कभार ये कि एक्सरसाइज करने के बाद ना उनको जो उनका यूरिन है, उसके जो इनिशियल ड्रॉप्स होते हैं ना, वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन आपके यूरिन के अंदर आ रही है। लेकिन उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, उसमें ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। सो हिमोलिटिक एनीमिया का मतलब है हिमोलिसिस। हिमोलिसिस का क्या मतलब है? कि जहां पर जो ब्यूटीफुल रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी ब्रेक डाउन हो जाना। जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होगी तो रेड ब्लड सेल्स तो हमारे पास मेनली किस चीज के ऊपर कंसिस्ट होते हैं? सर ये मेनली कंसिस्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो अगर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होगी तो इसका मतलब है कि ये हीमोग्लोबिन भी यहाँ से निकल जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो जाए, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट या इंट्रा एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस, तो अगर डॉक्टर उमर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी ना, तो इससे दो चीजें बनती होती हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि एक तरफ इससे बनेगा हीम और दूसरी तरफ इससे बनेगी ग्लोब्यूलिन। एक तरफ हीम हो गया, दूसरी तरफ इससे बनेगी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि जो हीम है इसकी भी ब्रेक डाउन होती है, और इसकी ब्रेक डाउन से क्या बनेगा? आयरन, और दूसरी तरफ बनेगा प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ना, यही क्या बनाती होती है? हीमोग्लोबिन को। प्रोटोपोरफायरिन, सॉरी हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ, बिलीरुबन। जो नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन होता है ना, कॉन्जुगेटेड, जो नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन होता है, वो एक्चुअली में हिमोलिसिस से बनता है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप की हिमोलिसिस है। इसको हम कहते होते हैं एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस, या जिसको हम कहते हैं कंप्लीट हिमोलिसिस, एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस। कि अगर आपकी स्प्लीन के अंदर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी ना, तब बिलीरुबिन बनता होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होना, उससे बिलीरुबिन नहीं बनता। उसको हम क्या कहते होते हैं? इनकम्प्लीट। ये देखें, यहां पर चाहिए आप लोग ऐड कर लें कि अगर इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस होगी ना, तो उससे जस्ट जो हीमोग्लोबिन है ना, ये रेस्ट होता है, और वही हीमोग्लोबिन फिर यूरिन के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस। एक्स्ट्रावस्कुलर स्प्लीन में होती है, जिसको हम कंप्लीट हिमोलिसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डस होते हैं। तो जो इंट्रावस्कुलर होती है, इससे सिर्फ हीमोग्लोबिन बनता है। इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस। इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस से डॉक्टर फैज बिलीरुबिन नहीं बनता होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन बनती है। सिर्फ आपको ना जो यूरिन है वो ही रेड कलर का नजर आता होता है।
तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल होगी कि जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की इंट्रावास्कुलर या एक्स्ट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन होगी उसको हम हेमोलिसिस कहेंगे। क्या है? इंक्रीज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कहाँ पर हो सकती है डॉक्टर साहब इसकी डिस्ट्रक्शन? या तो भाई इंट्रावास्कुलर है, और या फिर क्या है, एक्स्ट्रावास्कुलर। या तो इंट्रावास्कुलर है, और यहाँ फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर ब्रेकडाउन हो रही है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। अब आते हैं अपने मेन कंसर्न की तरफ कि सर हिमोलिसिस के मेन काजेज क्या होते हैं, इसकी मेन इटियोलॉजी क्या है, जो कि काफी ज्यादा लेंथी है। बहुत सारे रीजन हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रीजन के साथ बताए जाएं। तो सबसे पहला रीजन है जो कि एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जो कि एक फेमिलियल प्रॉब्लम है, जो कि एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं G6PD इंजाइम की डेफिशिएंसी। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, G6PD इंजाइम डेफिशिएंसी। देखिए ये जो एंजाइम होता है ना, ये बनाता है ग्लूटाथायोन को। और जो ग्लूटाथायोन होता है, ये ग्लूटाथायोन रिड्यूसिंग ग्लूटाथायोन बनाता है। तो उससे क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि ओ चलो जी आप लोग ऐसे कर लो, अगर आपने स्किन को वाइट करना है ना तो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवा लो। तो वो ग्लूटाथायोन को ही, उनके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, वो सिर्फ सिंपली स्टूडेंट्स यही होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट को कम कर देते हैं। तो ये जो G6PD इंजाइम होता है ये भी ऑक्सीडेंट्स को कम करता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ऑक्सीडेंट्स की जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है ना वो कम हो जाएगा। जब एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट कम हो जाएगा ना, तो आपके रेड ब्लड सेल्स को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वो इसको क्या करेंगे, इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये जो है ना ऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं, ये अब आप, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है नहीं, कोई आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो तब क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेंट्स है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीडेंट्स। और जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो जाहिर बात है इससे हिमोलिसिस हो जाएगी। तो पहला रीजन क्या है, G6PD की डेफिशिएंसी होगी, तो हिमोलिसिस हो सकती है। फिर हम आते हैं एक और कंसर्न की तरफ, वो कौन सा है, दैट इज अ प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। सो ये जो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया है, इसकी वजह से भी इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है। सो इसका भी रीजन यही होता है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है सडन, नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास ना इधर भी जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनके कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होती है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो जब उन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से फिर क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है ना वो आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वो ज्यादातर रात के टाइम करती हैं, ये भी मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको पढ़ेंगे। बट प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के नाम से ताजा हीमोलिसिस। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं अगर किसी पेशेंट को है सिकल सेल डिजीज। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको भी डिटेल में बताने की जरूरत है कि अगर सिकल सेल डिजीज होगी तो हिमोलिसिस कैसे होगी। ठीक है, आपके जब सेल का साइज ही सिकल हो गया, सिकलिंग हो गया, तो ये सिकलिंग की फिर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्रेक डाउन भी हो जाएगी, तो हमारे पास हिमोलिसिस है। ठीक है, फिर आगे आते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। मैं आपको इसलिए कह रहा था, इसकी बड़े सारे रीजन हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। वो एंटीबॉडी कौन कौन सी हो सकती हैं, वो IgM हो सकती है, वो IgG हो सकती है। एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से अगर एंटीबॉडी है तो वो IgM होगी। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडी है तो वो IgM होगी। और ये भी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इनकी डिस्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आ गए हैं जो कि
फमिलियल है, जो कि ऑटोइम्यून है। अब हम एक और फैमिली को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से हिमोलिसिस होती है, और उसको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियो माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। आप वर्ड के ऊपर गौर करें। माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया का क्या मतलब है? कि हमारे पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। आपको पता है ना, आपकी कैपिलरीज जो होती है ना, ये पैरेलल मैनर के अंदर इस तरीके से अरेंज होती है। तो जब यहाँ से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स गुजरेंगे ना, ये छोटी छोटी, और अगर इधर थोड़ी सी थ्रोम्बोसिस हुई है, तो जब थ्रोम्बोटिक पार्ट से आपके रेड ब्लड सेल्स गुजरेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? हिमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। अब ये किन केसेस के अंदर होती है? एक आप लोगों ने याद रखना है, टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। पीटीपी जिसके अंदर आपको क्या नजर आता है? पेंटेड। 5 सिम्टम्स आपको नजर आती हैं, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, जिसमें फीवर है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या? हस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें भी माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और एक फिर बहुत ही अग्रेसिव कंडीशन जिसको हम डीआईसी कहते हैं, उसकी वजह से भी माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है। सो काइंडली डू रिमेंबर द 3 रीजंस दैट कैन कॉज द माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब यहाँ पर भी हीमोलिसिस हो रही है, लेकिन छोटी वेसल्स के अंदर हो रही है। अब हम आते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिकल चेंज है, जैसे कि आपके हार्ट के वॉल्व है ना, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाए, अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व वहां पर लग जाए, वहां पे सिल्वर का वॉल लग जाए, तो जब उधर से रेड ब्लड सेल्स गुजरेंगे, बेचारे रेड ब्लड सेल्स तो क्या होते हैं? वो तो सेंसिटिव होते हैं। तो वहां से भी रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन का चांस क्या है? ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? मैकेनिकल हिमोलिसिस। मैकेनिकल हिमोलिसिस। सो मैकेनिकल हिमोलिसिस क्या है? कि अगर ये एक ब्यूटीफुल सा हार्ट है हमारे पास, और इस हार्ट के अंदर लेट्स सपोज हमने ना, पेशेंट को होता है मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। अब मिट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो ये होता है कि हम उसका वॉल्व चेंज करते हैं, वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट होती है। तो जब आप इस पेशेंट का वॉल्व चेंज करते हो ना, तो वॉल्व चेंज करने के बाद ये होता है फिर मैकेनिकल वॉल्व। ये वैसा सॉफ्ट टिश्यू वाला वॉल्व तो नहीं है ना, ये एक मैकेनिकल वॉल्व है। और मैकेनिकल वॉल से जब इधर से आपके रेड ब्लड सेल्स गुजरेंगे, तो उन बेचारों की क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन, शिस्टोसाइट्स बन जाएंगे। तो इस वजह से मैकेनिकल वॉल्स की रिप्लेसमेंट की वजह से भी क्या हो सकती है? पेशेंट के अंदर में हिमोलिसिस नजर आ सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है मैकेनिकल मैकेनिकल वॉल काज द हिमोलिसिस। ठीक हो गया। तो ये मैं इसलिए सारे रीजन जो है ना, हमने यहाँ पर कवर करते जाए। इसके अलावा हम एक दो कंडीशन जो कि आपके एनआरई एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मलेरिया। क्योंकि जो मलेरिया के बग्स हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम ओवेले है, या प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, तो ये क्या करते हैं? या विविक्स है, ये डायरेक्टली जाके आपके रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली जाके रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर है, जाहिर बात है कि हिमोलिसिस आपको नजर आती होती है। ठीक है, ये कुछ कॉजेज आप लोगों ने यहाँ पर याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर अगर पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस हो गई है, तो वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हिमोलिसिस वाला जो पेशेंट है, वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है, तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर, हीमोग्लोबिन कम हो रही है, तो अनीमिया वाली सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पैलर, स्किन का पीलापन, येलोइशनेस। उसके बाद इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को, तो फटीग। उसके बाद उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती, टैकीकार्डी।
अक्सर एक चीज आपने याद रखनी है, अगर पेशेंट को टायर्डनेस है और एट द सेम टाइम उसको टैकीकार्डिया भी है, और मोस्टली वो यंग फीमेल्स हैं, उनके अंदर मेन रीजन ये अनीमिया ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कंपनसेट करने के लिए रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा होती है, सो टैकीकार्डिया और टैकिपनिया आपको इस पेशेंट्स के अंदर नजर आता है, ठीक है। फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें कंप्लीट हिमोलिसिस होती है, जिन पेशेंट में जिन पेशेंट्स के अंदर कंप्लीट हिमोलिसिस होती है, जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस, सो उनके अंदर फिर आपको क्या है, जॉन्डस की सिम्टम्स भी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर प्रोटोपोर्फिरिन की वजह से जो नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, वो ज्यादा हुआ है। नॉन कॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन था वो ज्यादा हो गया, क्योंकि हिमोलिसिस ज्यादा हो रही है। सो नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा हो गया, जिसने पेशेंट के अंदर जॉन्डिस की सिम्टम जाके काज करवा रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप देखोगे कि चूंकि एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस आपकी स्प्लीन के अंदर हो रही है, तो पेशेंट के अंदर हमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली भी नजर आएगी, लीवर का साइज भी बढ़ जाएगा और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली। इसके बाद आप लोगों ने एक और इंटरेस्टेड केस याद रखना है। अगर ज्यादा हिमोलिसिस हो रही है और हिमोलिसिस की वजह से ज्यादा बिलीरुबिन बन रहा है, तो बिलीरुबिन का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? अगर बॉडी में बिलीरुबिन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये बिलीरुबिन आपके बाइल में भी ज्यादा जाएगी, और अगर ये बाइल में ज्यादा जाएगी, इसका मतलब है कि ये गॉल ब्लैडर में भी ज्यादा जाएगी, और गॉल ब्लैडर की जो बाइल है उसके स्ट्रक्चर के अंदर चली जाएगी। तो बिलीरुबिन ज्यादा है तो वो स्टेसिस में चला जाएगा बाइल, और अगर बाइल स्टेसिस में जाएगा तो उसकी वजह से पिगमेंटेड गाल स्टोन का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो हिमोलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर हमें मोस्टली वो पिगमेंटेड गाल स्टोन के साथ भी प्रेजेंट, तब वो ये तो आपको थोड़ा कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे स्टोन बना हुआ नहीं, वो कहेंगे डॉक्टर साहब राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ये हाथ रखने के इधर बहुत ज्यादा पेन है, डॉक्टर साहब कुछ करें इसका हमारे जल्दी, ठीक है। सो आप लोगों ने फिर वही बात है, पॉलीसिस्टेक्टमी करनी होती है उन पेशेंट्स के अंदर। सो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि हमें हिमोलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर नजर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी होगी है, अब हमारा नेक्स्ट काम है डायग्नोस करना। अब अगर इतने सारा कॉजेज हैं, तो हमारी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन भी क्या है उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। तो हमें, क्योंकि हमने एग्जैक्ट डायग्नोस करना है कि क्या रीजन है, मैकेनिकल रीजन है, ब्लड वेसल्स का रीजन है, बोन मैरो का रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द हिमोलिसिस, फिर उसके लिए आपको ना काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती है, और हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लैब टेस्ट से, नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन से आपको हमेशा स्टार्ट करते हो। ये आपकी मेडिसिन का असूल है, ठीक है। इसमें आपने अगर लैब टेस्ट करवा रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में लेके आना है। उसमें सबसे पहले आती है आपने रेटिकुलोसाइट्स को देखना होता है। अब आप कहें सर हम रेटिकुलोसाइट्स को क्यों देखते हैं? क्योंकि रेटिकुलोसाइट से हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट की जो बोन मैरो वो सही रिस्पॉन्स कर रही थी कि या नहीं कर रही। हो सकता है बोन मैरो सही सेल्स ना बना रही हो, तो इसलिए आपने पहले नंबर पर रेटिकुलोसाइट्स देखना है। इसका नॉर्मल होता है 1 to 2%। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं 1 to 2% है। फिर आप लोगों ने देखना है इलेक्ट्रोलाइट्स, कि पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर नहीं, पोटासियम सोडियम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर आप लोगों ने करवाने एलएफटीज, पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, बीसी नहीं है, या लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं है। इसके बाद फिर आप लोगों ने पेशेंट की देखनी है हीमोग्लोबिन, कि वो हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है। फिर हम लोग देखेंगे यूरिनरी बेलिनोजिन, यूरिनरी बेलिनोजिन से पता चलेगा कि कहीं किडनी जो है, सॉरी जो स्प्लीन है, वो तो ज्यादा हिमोलिसिस तो नहीं करवा रही, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं इनको कहता होता हूँ हमारे मेन पिकी पॉइंट्स। जब भी हिमोलिसिस होगी ना, ये तीन चीजें, आप ये चार चीजें आपको जरूर नजर आती हैं। वो क्या क्या? नंबर वन, पेशेंट के अंदर जो हिमेटोक्रिट है ना, ये कम होता है। हिमेटोक्रिट वॉल्यूम होता है आपकी
रेड ब्लड सेल्स का। तो ये हिमेटोक्रिट जो है ना, ये नॉर्मल होता है 55% से 45 से लेकर 55%, या समटाइम 35 से लेकर 55, या इवन एग्जाम्पल लिखा हुआ 28% से लेकर 50% तक नॉर्मल होता है। तो आप ऐसे समझ लें कि 35 से लेकर 50 तक ये नॉर्मल होता है हिमेटोक्रिट। लेकिन यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जब हिमोलिसिस होती है ना, तो उसकी वजह से एलडीएच बढ़ता है। आप यू वर्ल्ड के जितने मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लो, जहां पर हिमोलिसिस है ना, वहां पर उन्होंने एलडीएच को बढ़ाया होता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन से बनता है एलडीएच। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस है, तो उसमें नॉन कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन, ये एनसीबी का मतलब है नॉन कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन, ये बढ़ा होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद आपने देखना है इसके ना रेटिकुलोसाइट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी जो बोन मैरो अगर वो ठीक है ना, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, और वो ज्यादा इमेच्योर रेड ब्लड सेल बनाती है। इसके बाद एक और बड़ा पिकी पॉइंट है, वो है हेप्टोग्लोबिन। बड़ी दफा पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन इन हिमोलिसिस। तो हेप्टोग्लोबिन तो बेचारी कम हो जाती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। अब हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये उनके साथ अटैच हो के ये कम हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं कि हमने उस पेशेंट की करवानी होती है ब्लड स्मीयर। क्या करवाना है आप लोगों ने, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रीजन के ऊपर पहुंचना है। अब ऊपर से हमें ये पता चला कि हिमोलिसिस हुई है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हिमोलिसिस माइक्रोएंजियोपैथिक एनीमिया की वजह से है, थैलासीमिया की वजह से, या सिकल सेल की वजह से। इसलिए आप ब्लड स्मीयर देखते हो, क्योंकि हमें पता है ब्लड स्मीयर के ऊपर हमें सिकल सेल्स भी नजर आ जाएंगे, वहां पर हमें सिस्टोसाइट्स भी नजर आ जाएंगे। सिस्टोसाइट्स का क्या मतलब होता है, ऐसे सेल्स जिनकी ब्रेक डाउन है। वहां पर हमें बाइट सेल्स भी नजर आ जाएंगे। तो मतलब कि जो भी सेल्स बेचारों के साथ ज्यादती हो रही है ना, ये हमें चीजें वहां पर नजर आ जाती हैं। बाइट सेल्स हैं तो वहां पर एंज बॉडीज भी होंगी। तो ये जो आपके पास ब्लड स्मीयर है ना, ये बताएगा कि एक्चुअली में हिमोलिसिस हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन ज्यादा है, या सिकल सेल्स हैं, या हमारे पास स्पिरोसाइट सेल्स ज्यादा है, या हिंज बॉडीज है। तो इससे हमें एक मतलब ना काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि अगर सिस्टोसाइट्स हैं तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, सिकल सेल्स हैं तो सिकल सेल अनीमिया है, बाइट सेल्स हैं तो वो G6PD है की डेफिशिएंसी है। तो हिंज बॉडीज भी उसी की वजह से होती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से भी नहीं हो रहा, तो फिर हम चाहते हैं कि यार कोई ऑटोइम्यून कॉज तो नहीं है। तो ऑटोइम्यून कॉज देखने के लिए आप क्या करवाते हो, डायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। डायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। तो डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या था, इसको हम कहते हैं कॉम्स टेस्ट। और ये बड़ा कॉमन है आपके एनआरई टेस्ट का। काफी दफा ये चीज पूछते होते हैं कि हाँ भाई बताओ कॉम टेस्ट क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि सर कॉम टेस्ट होता है एंटीबॉडीज, रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो नहीं बनी, उनको चेक करने के लिए हम कॉम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें, कैन बी यूज, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। सो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया को, मतलब कि अगर एंटीबॉडीज बनी, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम पेशेंट्स के अंदर है कॉम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बड़ा कॉमन टेस्ट है ये, अक्सर एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछते होते हैं। सो ये हो गया भैया आप लोग के टेस्ट, बेसिक से स्टार्ट हुए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी रीजन होगा ना, आप इन इन्वेस्टिगेशन से उस तक पहुंच जाओगे। अब आके आते हैं कि सर इनका ट्रीटमेंट क्या है। पेशेंट के अंदर अगर हिमोलिसिस हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें देखना है कि अंडरलाइन कॉज क्या है। तो आपने अंडरलाइन कॉज को पकड़ना है। क्या करना है, सबसे पहले रीजन क्या है, अंडरलाइन डिजीज क्या है,
ऑटोइम्यून है, मैकेनिकल रीजन है, व्हाट्स द रीजन? सो अंडरलाइन कॉज को आपने पहले नंबर पर ट्रीट करना है। फिर दूसरे नंबर हमने देखना है कि अगर ये पेशेंट के ऑटोइम्यून की वजह से, लेट्स सपोज ये डायग्नोज हुआ है कि ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज बनी हुई है रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट ऑटोइम्यून की वजह से। तो पता है ऑटोइम्यून के अंदर तो सिंपली सी बात है कि हम वहां पर स्टीरॉइड्स को यूज करते होते हैं, ठीक है। जो स्टीरॉइड्स हैं वो आपकी एंटीबॉडीज को कम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमें आयरन की जरूरत पड़े तो आपने आयरन के सप्लीमेंट्स देने। अगर फेरस फॉलिक एसिड की पड़े, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देने। और इन केस अगर ये हो रहा है स्प्लीन की वजह से, स्प्लीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो चुप करके हम लोग क्या करते होते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, मतलब स्प्लीन को ही हम रिमूव कर देते हैं। ना हो सी ढोला ते ना हो सी डोला। और आपको पता है बहुत सारे ऑटोइम्यून केसेस के अंदर ना, तो बहुत सारी हिमोलिटिक एनीमियाज के अंदर हम ऐसा ही करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन ना 8 से कम है, इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन होगी कि हीमोग्लोबिन 8 से कम है, वहां पर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। ये क्राइटेरिया है आपका। अगर हीमोग्लोबिन 7 या 8 से कम है तो आप उस पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो। सो इस तरीके से हमने पेशेंट को, और भी अगर कोई अंडरलाइन सिम्टम है उस टाइम पे, तो उसका हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। सो ये आपका जो बड़ा ही प्यारा टॉपिक हीमोलिटिक अनीमिया, मैंने हर तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है। बड़ा मुश्किल ये वाला लेक्चर बने, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा कॉजेज होते हैं, लेकिन उनको एक ही जगह पर डिटेल में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टॉपिक को कंसाइज करना, क्योंकि हमने अपनी एग्जैम ओरिएंटेड चीज़ों को करना है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कल वाले लेक्चर के अंदर। डोंट मिस एनी लेक्चर ऑफ योर हेमाटोलॉजी। अल्लाह हाफिज।